हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। हम लोगों को नया लेसन स्टार्ट करना है हाइड्रोकार्बन का। बच्चों, हाइड्रोकार्बन बेसिकली आप सभी को पता है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा और कोई एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं रहता है, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा क्लासिफिकेशन कह सकते हो आप इसे। बट मेन तौर पर हमें यहाँ पर तीन तरह के हाइड्रोकार्बन्स कवर करने हैं। दैट इज़ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन और डेरिवेटिव्स। ठीक है। तो हम लोगों को हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहली बात याद रखनी है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उसे हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है। हाइड्रोकार्बन में हम लोगों को एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, बट हम बड़ी कैटेगरी में कुछ कैटेगरीज को छोड़ेंगे। और वो छोड़ने का मीनिंग ये है कि हम लोग जो जनरल रिएक्शंस पढ़ेंगे उसमें लगभग उनकी भी बहुत सारी रिएक्शंस कवर अप हो जाती हैं। तो हम लोग जो कैटेगरीज को कवर करेंगे उनका नाम होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और फिर हम लोग बात करेंगे बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव्स तो बहुत सारे हैं, बट हम हाइड्रोकार्बन वाले डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग टोलुइन, जाइलिन, इस तरह के कुछ डेरिवेटिव्स हैं जिनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो बच्चों, आइए बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक चैप्टर का नाम है हमारा हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन में हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं कुछ एक प्राइमरी पॉइंट्स की। लिखा है कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। कई टाइप्स के होते हैं। नंबर एक, एल्केन्स। अगर हमारे हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड सिंगल हैं, सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हैं, तो हम कहेंगे ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसको हम लोग एल्केन्स कहेंगे। अगर हमारे हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम बोलेंगे ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। कैसे हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिसमें अगर डबल बॉन्ड होगा तब हम उसको एल्कीन कहेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तब हम उसको एल्काइन कहेंगे। ठीक है। उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया हुआ है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वैसे तो बहुत सारे हैं, बट यहाँ पर हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। देखो, कुछ क्लासिफिकेशन को यहाँ पर क्लियरिफाई किया गया है। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स को हम लोगों ने बांटा हुआ है ए साइक्लिक और नॉन साइक्लिक और एलिफेटिक, और दूसरी कैटेगरी बांटी है साइक्लिक। एलिफेटिक को हमने फिर से दो भागों में डिवाइड किया। वो दो भाग कौन कौन से हैं? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन से हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड कौन से हैं? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो हम उसको अनसैचुरेटेड कहेंगे। साइक्लिक जो होते हैं वो हम लोगों ने दो तरह के बांटे। पहला है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक भी दो तरह के हैं, एक है एलिसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में रिंग तो रहती है, बट वो हक्कल रूल को ओबे नहीं करती है। तो ये सारे कौन से कंपाउंड हैं? एलिसाइक्लिक हैं। जो हक्कल रूल को ओबे करें उसे हम लोग बोलते हैं कि ये एरोमेटिक हैं। एरोमेटिक भी दो तरह के हो सकते हैं। अगर उसमें बेंजीन मौजूद रहे तो वो बेंजीनोइड कहलाएगा, और बेंजीन मौजूद ना रहे तो उसे हम नॉन बेंजीनोइड कहेंगे। नॉन बेंजीनोइड का अगर एक एग्जांपल देखना हो तो आप उसे देख सकते हो। ये हमारे पास है पायरिडीन, और पायरिडीन जो है वो एरोमेटिक होती है, और बेंजीनोइड स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये नॉन बेंजीनोइड है। बच्चों, ये नॉन बेंजीनोइड हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें नाइट्रोजन आ गया। और हाइड्रोकार्बन में हम बेसिकली उन्हीं कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, कोई भी हेट्रो एटम ना हो। इसी तरह से हेट्रोसाइक्लिक भी दो तरह के हैं। एलिसाइक्लिक जो जिनमें हेट्रो एटम हो, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ हेट्रो एटम हो, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। और
मैं गलत चीज़ लिख दिया, मैं सुधार रहा हूँ अभी से। यहाँ पर चीज़ थोड़ा सा चेक करना, ये नॉन बेंजीनॉइड था। नॉन बेंजीनॉइड को आप ऐसा समझ लीजिए, इसका एग्जाम्पल मैंने गलत लिख दिया था। नॉन बेंजीनॉइड को आप इस तरह लिख लीजिए, ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। ये बेंजीनॉइड नहीं है, ये नॉन बेंजीनॉइड है। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना, ये क्या है, नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड है। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। ये नॉन बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड में बेंजीन और उसके डेरिवेटिव रहेंगे, नॉन बेंजीनॉइड इस तरह के कंपाउंड्स एरोमेटिक रहेंगे। एलिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक रहते हैं, जिसमें हकल रूल का ओबे नहीं होगा, मगर हेट्रो एटम इसमें मौजूद होगा। और हेट्रो एटम भी हो और हकल्स रूल का भी पालन यहाँ पर किया जाए तो हम लोग बोलते हैं कि ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक टाइप के कंपाउंड्स हैं। तो बच्चों ये छोटा सा क्लासिफिकेशन था, और इस क्लासिफिकेशन में आपको पहले भी ये क्लासिफिकेशन मैंने बताया था, आप इस क्लासिफिकेशन को अपने अनुसार तैयार कर सकते हो। बच्चों ओवरऑल आपको केवल याद रखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे उन्हें हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स को बेसिकली हम लोगों को तीन कैटेगरी में पढ़ना है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। सैचुरेटेड में एल्केन पढ़ेंगे, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन पढ़ेंगे, और एरोमेटिक में बेंजीन और उसके कुछ सिंपल डेरिवेटिव लाइक टोलुइन एक्सेट्रा, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। बच्चों अब हमें बात करनी है एल्केन्स की। ठीक है बच्चों, हमारे पास अब बात करने के लिए एक पॉइंट है, वो है एल्केन्स। ठीक है, एल्केन्स क्या होती हैं? आई थिंक शुरुआती नॉलेज तो आपको वैसे भी है। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तब हम उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, एल्केन्स कहते हैं। एल्केन्स की जो ख़ास बात होती है कि जो एल्केन्स हैं वो बहुत कम रिएक्टिव होती हैं, उनकी क्रियाशीलता जो है वो बहुत कम होती है। ये डाइल्यूट HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, डाइल्यूट H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, डाइल्यूट HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, NaOH और भी एसिड बेस वाटर, इन सब से रिएक्शन नहीं करती है। इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, और रिएक्टिविटी कम होने की वजह से इन्हें हम पैराफिन्स कहते हैं। तो याद रखना है, एल्केन्स का ही एक और नाम है पैराफिन्स। और पैराफिन्स नाम क्यों रखा गया? बिकॉज ऑफ इट्स लेस रिएक्टिविटी, इनकी कम क्रियाशीलता की वजह से उसे हम क्या कहते हैं? पैराफिन्स कहते हैं। और जो एल्केन्स होती है उसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। अब चेन आपकी सीधी हो सकती है, ब्रांच हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और इन एल्केन्स का जो जनरल मॉलिकुलर फार्मूला होता है वो होता है CnH2n प्लस 2, यही लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़ के देख लो। ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड member of alkanes. Saturated formula of alkanes have only sigma bonds, or all bonds in alkanes only sigma bonds. मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड मीन सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए, तभी वो एल्केन कहलाएगी। दूसरी चीज़ लिखा है एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव एंड डज नॉट रिएक्ट विद केमिकल रिएजेंट सच एज डाइल्यूट एंड concentrated HCl, dilute and concentrated H2SO4, dilute and concentrated HNO3, caustic soda, acidic, basic, K2Cr2O7, KMNO4. Therefore, alkanes are also called paraffins. Therefore, alkanes are also called paraffins. तो paraffins क्यों कहते हैं? लिखा भी है, param means little, fins means reactivity. जिनकी रिएक्टिविटी कम होगी उसे हम क्या बोलेंगे? पैराफिन्स कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एल्केन्स के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं जो एक टेबल के फॉर्म में दी हुई हैं, ये आपको पता है सारी। सबसे पहले है इनका जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। आपको पता है n की वैल्यू बदलते जाओ तो आपको एक होमोलोगस सीरीज़ मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल n की वैल्यू हम 1 रखें तो CH4 आएगा, 2 रखेंगे तो C2H6 आएगा, 3 रखेंगे तो C3H8 आएगा, 4 रखें तो C4H10 आएगा। तो ये जो फॉर्मूला है मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, एंड इट्स आइसोमर्स, और उनके आइसोमर्स भी बन सकते हैं। तो ये क्या है? एल्केन्स के मॉलिकुलर फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता है, या
अगर ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है जो इस फॉर्मूले से डिराइव्ड लगता है, तो वो फॉर्मूले से आपको क्या बनानी चाहिए, एल्केन्स बनानी चाहिए। मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन को प्लान करना चाहिए जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो वो यहाँ से प्लानिंग दिखाई देगी। तो आपको पहले याद रखना है कि जो एल्केन्स हैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। इसमें जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी लिखी हुई है याद करना चाहो, ठीक है। अब हमें याद रखना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। जो एल्केन्स हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच होता है सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड होने के बाद आप देखोगे इनका जब हम हाइब्रिडाइजेशन पता करते हैं तो इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। ठीक है, क्योंकि ये एक भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं, चारों के चार बॉन्ड सिग्मा होते हैं, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3। और sp3 होने की वजह से इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। अब बात करते हैं कार्बन कार्बन की लेंथ की। तो बच्चों याद रखना, जो कार्बन और कार्बन के बीच का जो लेंथ है, सिंगल बॉन्ड का जो लेंथ है, वो 1.54 एंगस्ट्रॉन्ग या फिर 154 पिकोमीटर होता है। ये याद रखना, ये कभी कभी पूछ लेता है। तो देखो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 1.54 एंगस्ट्रॉन्ग। और कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो भी आपको याद रखनी चाहिए, 1.112 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। टेट्राहेड्रल है इसलिए जो बॉन्ड एंगल का जो वैल्यू होता है वो 109 डिग्री एंड 28 मिनट होता है। तो बच्चों जितने मैंने सर्कल किए हुए हैं कम से कम वो पॉइंट आप याद रखिएगा कि एल्केन्स में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन्स का जो फॉर्मूला है वो CnH2n+2 होता है। एल्केन्स में जो कार्बन होते हैं जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। उनका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल टाइप का होता है। उनका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ की बात करें तो 1.54 एंगस्ट्रॉन्ग या 154 पिकोमीटर होती है। और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की लेंथ की बात करें तो 1.112 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। ये बॉन्ड लेंथ है। और हाइब्रिडाइजेशन इसका कैसा होता है, sp3, और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल टाइप की होती है। तो बच्चों ये सारी बातें आपको मैंने बता दी। ये एल्केन्स की जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पहले भी आती होगी। अब बच्चों हम लोग आगे बात करते हैं एल्केन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों एल्केन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम तीन चीज़ें अपने आने वाली केमिस्ट्री में बार बार बोलेंगे। सबसे पहली बात करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा हम बात करेंगे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला जिसको शॉर्ट में कहेंगे CSF। और दूसरा कहेंगे एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला जिसको ESF बोलेंगे। और फिर है बॉन्ड लाइन नोटेशन जिसको BLN कहेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास चार तरह के फॉर्मूले हमें दिखाई देंगे। अगर वो CnH2n+2 में अगर n की वैल्यू रख दें, मान लो 1 रखें तो CH4, 2 रखें तो C2H6, 3 रखें तो C3H8, 4 रखें तो C4H10, इस तरह से अगर हम n की वैल्यू प्लेस करते जाएं तो जो भी हमें फार्मूला मिलेगा उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब उस मॉलिक्यूलर फार्मूले में कार्बन कार्बन की एक सीधी चेन बनाते हुए, सीधी या साइड चेन कुछ भी इस तरह से चेन बनाते हुए उसमें जो रिमेनिंग वैलेंसीज हैं, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रखना है। फॉर एग्जांपल देखो C5H12 है, तो C5 मतलब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। अब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड रखना है, सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड आपने लगा दिया। अब सिंगल के बाद अब आप इसकी वैलेंसी चेक करो अब आप इसकी वैलेंसी चेक करो तो आप कहोगे इस कार्बन ने एक बॉन्ड तो बनाया हुआ है, दैट मीन्स CH3, दो बॉन्ड बने हैं तो CH2, दो बॉन्ड बने हैं तो CH2, दो बॉन्ड बने हैं तो CH2, एक बॉन्ड बना है तो CH3। इस तरह से कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाते हुए जो रिमेनिंग वैलेंसीज है अगर उसको हम H से सेटिस्फाई करके अगर एक फार्मूला डिज़ाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। इस तरह से जब भी फार्मूला बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। ध्यान रखना इस फार्मूले में खास बात है कि C और H आपस में जुड़े हुए हैं, कंबाइंड हैं, CH3 CH2 इस तरह से फार्मूला लिखा होगा तो उसको बोलेंगे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब अगर हम इस H को बना दें इस तरह से, जैसे ये C लिखा, ये C लिखा, अब हम एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, इस तरह से H को एक्सपेंड कर दें, ये H को एक्सपेंड कर दें तो अब भी ये स्ट्रक्चरल फार्मूला ही है, मगर अब ये कंडेंस्ड नहीं है, अब ये एक्सपेंड हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो जब भी
CH3 CH2 इस तरह से फॉर्मूला लिखा हो तो कंडेंस्ड। अगर H को हमने एक्सपेंड कर दिया, H को भी बना करके दिखाया है तो उसको हम बोलेंगे एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और अगर हम इस तरह से लाइन रिप्रेजेंटेशन बना दें, इस तरह से हम कहें स्ट्रक्चर्स बना दें, तो ये कहलाता है बॉन्ड लाइन नोटेशन, जिसको हम BLN कहते हैं। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन ये भी हो सकता है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला भी हो सकता है, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला भी हो सकता है, और मॉलिकुलर फार्मूला भी हो सकता है। इतने तरीकों में से कोई भी तरीका हम एल्केन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे तरीकों से हम एल्केन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बच्चों देखते हैं नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स। आप सभी बच्चों को पता है कि जो नॉमेनक्लेचर या IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। मैं दोबारा से IUPAC नाम में नहीं जा रहा हूँ। IUPAC नाम में सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को आपको चुनना है, वहाँ से रूट वर्ड आएगा। अगर कोई साइड चेन वगैरह हो तो उससे प्रीफिक्स वगैरह डाल दीजिए, और फिर लास्ट में इन लगाते हुए उसका आप रूट प्राइमरी सफिक्स लगाते हुए आप उसका IUPAC नाम लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसका ही नाम देखो, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। और अगर कॉमन नेम की बात करें तो इसको नॉर्मल पेंटेन कहते हैं। सीधी चेन को अपन लोग नॉर्मल पेंटेन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक दूसरे IUPAC नाम की तरफ। ये देखो, इसको देखो CH3 CH CH2 CH3 सब सिंगल बॉन्ड है। चेन में नंबरिंग करो, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो 2 नंबर पर मेथाइल ग्रुप है तो उसको बोलेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। 4 कार्बन की चेन है जिसको हम आइसोपेंटेन भी कहते हैं। ठीक है, एक और याद रखिए, इसको इसको अपन लोग बोलते हैं नियोपेंटेन। ये कॉमन नेम है, इसको अपन लोग बोलते हैं नियो ग्रुप, और इसमें बोलते हैं नियोपेंटेन। कॉमन नेम है नियोपेंटेन। और IUPAC नाम में अगर हम बात करें तो 2,2 डाई मैथिल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। तो बच्चों ये कुछ एल्केन्स के फॉर्मूले लिख करके हमने उसकी IUPAC नाम या कॉमन नेम लिख करके बताए हैं। तो नॉर्मल मीन्स अगर कभी N लगा हो या आइसो लगा हो या नियो लगा हो तो बच्चों ये याद रखना, ये कॉमन नेम है। IUPAC नेम में आइसो नियो नॉर्मल इन शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। IUPAC के जो रूल है उनको लगा करके हम लोग लिखते हैं। अब अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म की, तो बच्चों आपको खुद ही देखो, अगर इन तीनों फार्मूलों को अगर हम देखें तो इसका फार्मूला क्या है, तो आप कहोगे सर C5H12। चेक कर लेना, इसका भी फार्मूला क्या है C5H12, और इसका भी फार्मूला क्या है C5H12। तो आप देखो इन तीनों के मॉलिकुलर फार्मूले कैसे हैं, सेम C5H12 C5H12 C5H12, मगर इनके स्ट्रक्चरल फार्मूले कैसे हैं, अलग अलग है। ठीक है, तो ये जो आइसोमर्स हैं ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, मतलब जो एल्केन है वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को शो करती है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में भी कई तरह की स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होती है। मेन आइसोमरिज्म तो आपको दिखती है चेन आइसोमरिज्म। तो आप बच्चों देखो कि ये कौन सी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को शो करता है, चेन आइसोमरिज्म को। कभी कभी ऐसा होता है कि चेन आइसोमरिज्म में जब हम IUPAC नाम लिखते हैं तो जो साइड चेन होती है उसकी पोजीशन बदल जाती है, तो हम लोग कहते हैं कि ये तो पोजीशनल आइसोमर्स हैं। तो जो एल्केन है वो मुख्य तौर पर तो चेन आइसोमरिज्म शो करती हैं, मतलब उनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग होगा। और जो स्ट्रक्चरल फार्मूले में जो डिफरेंस होता है बिकॉज इन चेंज इन कार्बन चेन की वजह से डेवलप होगा, तो उसको हम बोलेंगे कि एल्केन शोज चेन आइसोमरिज्म। एल्केन जो है वो चेन आइसोमरिज्म के बाद कभी पोजीशन आइसोमरिज्म भी शो कर सकती हैं। हाँ, मेटामेरिज्म ये शो नहीं करती हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करती हैं। टॉटोमेरिज्म ये शो नहीं करती हैं। रिंग चेन आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करती हैं। 2 ही तरह की आइसोमेरिज्म यहाँ देखने के लिए मिलती है, एक है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरी है कभी कभी पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अगर हम बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो ये शो करती नहीं है। हाँ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर बात करें तो ऐसी एल्केन जिसमें किरिल कार्बन प्रेजेंट रहता है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो कर सकती हैं। और अगर हम उसके एक एग्जांपल की बात करें तो देखो बच्चों, ये एक एल्केन है CH3,
CH, CH2, CH3, CH2, CH2 एंड CH3। ये हमने एक एल्केन लिख दी। अगर आप कोई पूछे इसका नाम बताओ तो नाम बता सकते हो 1 2 3 4 5 6। 3 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन। इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन। अगर इसमें इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन है, या कहें तो किरेल कार्बन है, और जिसमें एक किरेल कार्बन प्रेजेंट रहता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो कहने का सेंस ये हुआ कि जो एल्केन्स हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में चेन और पोजीशन आइसोमरिज्म शो कर सकती हैं। जो स्टीरियो आइसोमरिज्म है उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कभी शो नहीं करती हैं। हाँ, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जिसमें किरेल कार्बन होगा उसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो हो सकती है। और अगर हम बात करें कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म की तो कन्फॉर्मेशंस इसके बनते हैं। इसमें आपको मैंने आइसोमरिज्म के दौरान सिखाया है, एंटी, गॉच, एक्लिप्स्ड, ये सब मैंने आपको डिस्कस किए हैं। तो वहाँ कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म को भी ये शो कर सकती हैं। तो ये सब आइसोमरिज्म के बारे में है। मैं आइसोमरिज्म में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आइसोमरिज्म हम पढ़ा चुके हैं। आप केवल देखो, केवल जो लिखा हुआ है देखो। हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है आइसोमरिज्म। लिखा है एल्केन शोज ओनली चेन एंड पोजिशनल आइसोमरिज्म। केवल दो ही तरह की शो करती हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो हेक्सेन का मैंने एग्जांपल ले रखा है। 6 कार्बन की सीधी चेन बनाई है, 6 कार्बन की सीधी चेन बना करके 2 नंबर पर मेथिल ग्रुप लगाया है, और 5 कार्बन की सीधी चेन बना करके हमने 3 नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ है। तो आप खुद से देखो कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर तीनों के मॉलिकुलर फॉर्मूले सेम है। हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H14। यही फॉर्मूला इसका भी है, यही फॉर्मूला इसका भी है, यही फॉर्मूला इसका भी है, मगर अंतर किस बात का है? यहाँ चेन का अंतर है। तो ये दोनों चेन आइसोमर्स हैं, ये दोनों चेन आइसोमर्स हैं। मगर अगर हम दूसरे और तीसरे की बात करें तो यहाँ पर मेथिल की पोजीशन 2 नंबर पर है, यही मेथिल की पोजीशन अगले में 3 नंबर पर है। तो सेकंड एंड थर्ड आर पोजिशनल आइसोमर्स। तो अगर हम पूछें फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, एंड सेकंड एंड थर्ड, ये क्या है? तो आप कहोगे ये तो हैं चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। फर्स्ट एंड थर्ड भी कैसे हैं? चेन आइसोमर्स। एंड सेकंड एंड थर्ड क्या है? पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है। तो चेन और पोजीशन आइसोमरिज्म ये मुख्य तौर पर शो करती हैं, इनको आपको याद रखना चाहिए। लिखा भी है देखो, फर्स्ट इज द चेन आइसोमर ऑफ बोथ सेकंड एंड थर्ड, वाइल थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड आर पोजिशनल आइसोमर्स। तो हमें लगता है बच्चों कौन सी आइसोमरिज्म ये शो करती हैं ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये कभी शो नहीं करती हैं, और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी वो एल्केन शो कर सकती हैं जिसमें किरेल कार्बन प्रेजेंट रहता है, वहाँ पर आपकी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी देखने के लिए मिलेगी। कन्फर्मेशंस के बारे में फ़िलहाल यहाँ नहीं पढ़ाया गया है, मैंने आपको आइसोमरिज्म टॉपिक के दौरान बताया है, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। अब देखते हैं बच्चों मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, एल्केन को बनाने की विधियाँ। बच्चों यहाँ पर मैं टॉपिक स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। बच्चों देखो, 2-3 तरीके से जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो पढ़ी जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम उन स्टूडेंट की बात करते हैं जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मतलब जो 12th पास आउट स्टूडेंट है, जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं या उन्होंने डिस्कस करी हुई हैं। तो बच्चों मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जब अप्रोच अपना डेवलप करते हैं तो उस अप्रोच में वो मैकेनिज़्म को दिमाग में रख करके अपना अप्रोच इम्प्रूव करें। और जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सीधे सीधे नहीं आते हैं, उन क्वेश्चंस को तभी सॉल्व किया जा सकता है जब आपका मैकेनिज़्म अप्रोच आपके पास हो, मतलब आप रिएक्शंस की मैकेनिज़्म को डीपली पढ़ते हो, उसको अप्लाई करते हो, तो आपका वो अप्रोच सही माना जाता है। तो खासकर वो बच्चे जो 12th पास आउट हैं और जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरह से अप्रोच डेवलप करना चाहिए। अब दूसरे वो बच्चे होंगे जो 10th पास करके आए होंगे, अभी उन्होंने एल्केन ही नहीं पढ़ा हुआ है, तो मैकेनिज़्म अप्रोच से उनका टेस्ट हो सकता है ख़राब हो जाए, क्योंकि हर चीज़ मैकेनिज़्म से पढ़ने में
समझना तो आसान रहता है, बट आप लोग चूँकि प्रैक्टिस नहीं करते हो, इसलिए उस प्रैक्टिस ना करने की वजह से वो चीज़ आपको इम्पैक्ट नहीं शो करती है, उतना ज़्यादा आपको प्रभावित नहीं करती है, और आप जो है वो भूल-भाल जाते हो। तो आप वहाँ पर अपना अप्रोच डेवलप करिए रिएक्शन टाइप का। मतलब आपको रिएक्शंस आनी चाहिए कि इस रिएक्शन से ये बनता है, इस रिएक्शन में ये कैटलिस्ट है, इस रिएक्शन में ये टेम्परेचर है, इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बनेगा, ये मेन प्रोडक्ट है, ये साइड प्रोडक्ट है। और बहुत सारी रिएक्शंस को याद करने की कोशिश करिए, रिएक्शंस को इंटर रिलेट करने की कोशिश करिए, रिएक्शन के कैटलिस्ट, रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स, इन सबको आप याद रखिए। और अभी आप मैकेनिज्म पर फोकस कम करते हुए, मैकेनिज्म तो चूँकि देखो बेस है, मैकेनिज्म तो रास्ता ही सही है। जो बच्चे मैकेनिज्म के थ्रू पढ़ते हैं उनका पढ़ने का अप्रोच सही रहता है। जो मैकेनिज्म के थ्रू नहीं पढ़ रहे हैं उनका अप्रोच ही गड़बड़ है। वो बड़े अच्छे एग्जामिनेशंस में ट्रैप हो जाते हैं, उनके कई सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो मैंने दोनों अप्रोच बता दिए हैं, और दोनों तरह के स्टूडेंट को मैं दिमाग में लेकर के टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। दोनों तरीके के स्टूडेंट को मैंने स्लाइड्स जो रखी हुई हैं, उन स्लाइड्स में मैंने मैकेनिज़्म सेगमेंट को भी इन्वॉल्व किया है, और जो जनरल रिएक्शंस हैं उनके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में मैं आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्केन कैसे बनाते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट टारगेट है। अब बच्चों सभी लोग बताओ कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो क्या होती हैं। तो आप कहोगे सर तो ये तो एल्कीन होती हैं। इस एल्कीन का अगर एक एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एल्काइन भी तो अनसैचुरेटेड होती हैं। तो बच्चों ये देखो, हमने एल्काइन बना लिया, ये क्या है, अनसैचुरेटेड। इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब हमारा टारगेट है कि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाना है, और ऐसा करने के लिए हम रिएक्शन कराते हैं किसकी, हाइड्रोजन की। किसकी रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की जब रिएक्शन कराते हैं तो जब डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन होती है तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन का कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करते हैं तो 2 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम होते हैं। और इस रिएक्शन में आप कैटलिस्ट कई सारे रख सकते हो। ठीक है, देखो आप कैटलिस्ट रख सकते हो निकिल, आप कैटलिस्ट रख सकते हो पैलेडियम, आप कैटलिस्ट रख सकते हो प्लेटिनम, आप कैटलिस्ट रख सकते हो रेनी निकल। ठीक है, निकल की जगह रेनी निकल भी यूज़ कर सकते हो। तो बच्चों ये सारे कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं। अब ध्यान रखना है कि अगर हम पैलेडियम और प्लेटिनम ये दो कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो ये रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पर हो सकती है, मतलब हल्का फुल्का गर्म करना पड़ेगा, रिएक्शन हो जाएगी। मगर जब हम निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में यही हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं तो लगभग 200-300 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको गर्म करते हैं, तब जा कर के ये रिएक्शन होती है। और रिएक्शन होने से डबल बॉन्ड हट जाएगा, उसकी जगह पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। दैट मीन्स एल्केन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्केन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन का जुड़ना, इसको कहा जाता है हाइड्रोजिनेशन। तो एल्कीन्स, एल्काइंस का, या कहें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का अगर हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो हमें एल्केन्स की फॉर्मेशन होती है, एल्केन्स की प्राप्ति होती है। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में हम हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं निकल, पैलेडियम या पैलेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो हम लोगों को प्राप्त होता है एल्केन, और एल्केन का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है। अब बच्चों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर निकल कैटलिस्ट लेंगे और 300 डिग्री तापमान लेना पड़ेगा, तब जा कर के ये रिएक्शन होती हुई दिखेगी। इस रिएक्शन को एक नेम रिएक्शन कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेबेटिये सैंडरसन रिडक्शन। ठीक है, ध्यान रखना, सेबेटिये सैंडरसन रिडक्शन जो है वो यही प्रोसेस है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने की प्रोसेस है, बशर्ते वहाँ पर निकल कैटलिस्ट यूज़ होना चाहिए। प्लेटिनम पैलेडियम कैटलिस्ट से रिजल्ट तो आ जाएगा, बट उसको हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन नॉर्मली बोलेंगे।
उसका कोई नेम रिएक्शन नहीं है। तो याद रखना कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए जब हम निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस करते हैं 300 डिग्री, लगभग 200-300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब जो एल्केन हमें मिलती है, इस रिएक्शन को हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के साथ साथ साबेतियर सैंडरसन रिडक्शन भी कहते हैं। और ये रिएक्शन 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होती हुई दिखती है। पैलेडियम प्लेटिनम में रिएक्शन होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पर होती है या हल्का फुल्का गर्म करने पर होती है, बट इसको हम केवल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के नाम से ही जानते हैं और ये कहलाती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्केन बनाने का फर्स्ट प्रोसीजर है। ठीक है, अब देखो आपकी स्लाइड्स में क्या क्या लिखा हुआ है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में लिखा है फ्रॉम एल्केन्स एंड एल्काइंस। देखो एल्केन्स एंड एल्काइंस में नाम लिखा है सेबेटियर एंड सैंडरसन रिडक्शन, या रिएक्शन कह सकते हो, और बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, जिसको हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं तो उसको हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी कह रहे हैं। लिखा है एल्केन्स आर ऑब्टेन बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। देखो हमने एल्कीन लिया, कैटलिस्ट लिया, एल्केन, एल्काइन लिया, 2 मोल्स हाइड्रोजन लिया कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एल्केन। अब कैटलिस्ट बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, सारे कैटलिस्ट एक तरफ से लिखे हुए हैं, आप खुद से चेक कर लो। मैंने आपको बताया पैलेडियम और प्लेटिनम लेते हैं तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाती है, ऑर्डिनरी प्रेशर पर रिएक्शन हो जाती है। अगर हम निकल की प्रेजेंस लेते हैं तो टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री लग जाता है और तब इस रिएक्शन को हम सेबेतियर सैंडरसन रिडक्शन कहते हैं। और अगर रेनी निकल लेते हैं, निकल की जगह रेनी निकल लेते हैं, तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो जाती है। कुछ बच्चे ये पूछते हैं सर ये रेनी निकल क्या होता है। तो बच्चों रेनी निकल के बारे में आपको हम बता दें कि निकल और एल्यूमिनियम का एक एलॉय तैयार किया जाता है। निकल को एल्यूमिनियम के साथ मिक्स करके एक एलॉय तैयार किया जाता है और उस एलॉय को हम NaOH के साथ रिएक्ट करा देते हैं। तो जो एल्यूमिनियम है वो NaOH के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बना करके रिमूव हो जाता है और वो फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स आपको निकल के मिल जाते हैं, उसे हम रेनी निकल कहते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि निकल एल्यूमिनियम एलॉय को NaOH के साथ ट्रीट कराने के बाद जो भी फाइनली डिवाइडेड पाउडर टाइप बनता है उसे हम रेनी निकल कहते हैं। ये इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर पर ये रिएक्शन कर देता है और हमको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में एल्केन्स की फॉर्मेशंस हो जाती है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में आप एल्कीन एल्काइन से एल्केन बना रहे हो। एल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, मीन्स एटलीस्ट 2 कार्बन होने चाहिए। एल्काइनों में भी एटलीस्ट 2 कार्बन होने चाहिए। तो कभी भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से हम मीथेन का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा कि मीथेन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अब बच्चों सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, यहाँ से देख लीजिए, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। अब बच्चों फ्रॉम एल्किल हैलाइड में कैसे हम लोग एल्किल हैलाइड से बनाते हैं उसको आप देखो, समझना ध्यान से। मैं सारे प्रोसेस को लेकर के चल रहा हूँ और मैंने आपको फिर से बताया कि मैं दोनों तरह के स्टूडेंट्स को कवर करने की कोशिश करूँगा। खासकर वो बच्चे जो ऑलरेडी 12th पास आउट हैं, ये जो हमारे मेन फोकस में हैं, और ख़ासकर वो बच्चे जो हाई स्कूल पास करके आए हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनको भी दिमाग में रख करके हमें पढ़ाना पड़ेगा। तो दोनों तरीके की चीज़ों को ले रहा हूँ। अब हम सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं जो कि हमारा है हाँ, फ्रॉम हेलो एल्केन्स। बच्चों फ्रॉम हेलो एल्केन्स, इसको थोड़ा समझो। देखो हमारे पास एल्केन क्या है, CnH2n+2, इसको बोलते हैं एल्केन। अगर इस एल्केन में हम H को हटा दें तो क्या बनेगा, CnH2n+1, ये ग्रुप बनेगा। इसको कहा जाता है RH, जिसको हम लोग सिंपली कहते हैं एल्केन। अगर इस एल्केन में से हमने H हटा दिया तो बन गया R, जिसको बोलते हैं एल्किल, एल्किल ग्रुप बोलते हैं।
और इस एल्किल ग्रुप में अगर हम हैलोजन को ऐड कर दें, हैलोजन को ऐड कर दें, हैलोजन को ऐड करने का मतलब है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इनको किसी को भी ऐड कर दें तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा CnH2n+1x या फिर RX। तो इस RX को क्या पढ़ा जाता है? इस RX को पढ़ा जाता है हेलो एल्केन। ध्यान रखना बच्चों, RX को पढ़ा जाता है हेलो एल्केन। तो हमारा टारगेट ये है कि इस हेलो एल्केन से, इस हेलो एल्केन से हमको क्या करना है? एल्केन बनाना है। हेलो एल्केन से क्या बनाना है? एल्केन बनाना है। अब हेलो एल्केन से एल्केन बनाने के 3 मेथड चलते हैं। ठीक है, मेथड्स बहुत सारे हैं, 4 मेथड भी कह सकते हो, अब तुरंत में ही 4 मेथड कह देंगे, वरना 3 मेथड बड़े फेमस हैं। चलो 4 मेथड कहते हैं, 4 मेथड बड़े फेमस हैं। अब मेथड्स क्या है, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हमें हेलो एल्केन से एल्केन बनानी है और उसमें कार्बन में चेंजेस नहीं करने हैं, हम चाहते हैं कार्बन जितने थे उतने ही रहें, जैसे 2 कार्बन का हेलो एल्केन था तो हम 2 कार्बन की एल्केन बनाना चाहते हैं, 3 कार्बन का हेलो एल्केन था तो हम 3 कार्बन की एल्केन बनाना चाहते हैं, मतलब हम करस्पॉन्डिंग एल्केन्स बनाना अगर चाहते हैं तो हम सिंपल उसका क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन करते हैं, और रिडक्शन में जो हम लोग रिएजेंट लेते हैं उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं वो बहुत सारे हैं। तो देखो हमने सबसे पहले क्या काम किया, जो RX लिया, इसकी रिएक्शन किससे कराई? हाइड्रोजन से। ये हाइड्रोजन हमें कहाँ से मिले? ये हाइड्रोजन हमें मिले रिड्यूसिंग एजेंट से, और रिड्यूसिंग एजेंट बहुत सारे होते हैं। हमने कुछ रिड्यूसिंग एजेंट लिखे, Zn+ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, आप ये ले सकते हो, Zn+C2H5OH, ये ले सकते हो, जिंक कॉपर एलॉय ले सकते हो, उसे आप एसिटिक एसिड में मिक्स कर सकते हो। तो बच्चों बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, मैं सारे रिड्यूसिंग एजेंट को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं 1-2 रिड्यूसिंग एजेंट लिख रहा हूँ, बाकी को मैं टिक करा दे रहा हूँ। देखो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ देखना, पहला है Zn+HCl, मैं ज़्यादातर इसी का यूज़ करूँगा। ठीक है, आप Zn+ एसिटिक एसिड ले सकते थे, जिंक कॉपर कपल ले सकते थे और उसकी रिएक्शन एथिल अल्कोहल से करा सकते थे। एक ये रिएजेंट भी इस्तेमाल करूंगा जिसको अपन लोग बोलते हैं रेड फास्फोरस और HI, और एक रिएजेंट है एल्यूमिनियम मरकरी का मिक्सचर और प्लस इथेनॉल। इतने रिएजेंट आप यूज़ कर सकते हो, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट हैं, और ये सारे आपस में ही रिएक्शन करके क्या देते हैं? H देते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन देते हैं। और जो नेसेंट हाइड्रोजन है जब उसकी रिएक्शन हेलो एल्केन से होती है तो हम लोगों को मिलता है एल्केन, एल्केन+HX। ठीक है बच्चों, याद रखना कि हेलो एल्केन से अगर एल्केन बनानी है, करस्पॉन्डिंग एल्केन बनानी है, मतलब कार्बन में कोई भी चेंजेस हम नहीं चाहते हैं, जितने कार्बन का एल्केन था, सॉरी हेलो एल्केन था, उतने ही कार्बन का अगर हम एल्केन बनाना चाहते हैं तो हम ये मेथड लगाते हैं। इसका एक एग्जांपल भी दे सकते हो, एग्जांपल है C2H5Br, इसका रिएक्शन कराते हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से, ये हमको मिलता है किससे? जिंक प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, आप नहीं लेना चाहते हो तो रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ ये रिएक्शन कराई जा सकती है, तो आपको मिलता है C2H6+HBr। इस तरह का एल्केन्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है, और ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड होता है कि अगर हमें कार्बन की जो संख्या है वो डबल करनी हो, मतलब एक कार्बन की हेलो एल्केन थी और हमें 2 कार्बन की एल्केन बनानी हो, 2 की थी तो 4 की बनानी हो, 3 की थी तो 6 की बनानी हो, मतलब एल्केन्स की संख्या हाइड्रो कार्बन की जो संख्या है वो अगर हमें डबल करनी होगी, वो अगर हमें डबल करनी होगी तब हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? वुड्स रिएक्शन में क्या होता है?
वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास हेलो एल्केन है, इसकी रिएक्शन हम सोडियम के साथ करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। बच्चों ध्यान रखना, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करी जाती है। 2NaX को हम हटा देते हैं। एक्चुअली ऐसे हटाया नहीं जाता है, मगर हमने आपको फिर बताया, अभी हम 11th में जो बच्चे नए नए आए हुए हैं उनके हिसाब से चल रहे हैं, और हमको क्या मिलता है, R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2 मोल्स ऑफ NaX, इसको पढ़ा जाता है एल्केन। तो बच्चों इस तरह से एल्केन की फॉर्मेशंस होती है। हेलो एल्केन सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आपको एल्केन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। अब यहाँ पर अगर आप एक कार्बन लोगे, CH3Cl की रिएक्शन कराओगे, तो आप बताओ रिएक्शन से क्या बनेगा। रिएक्शन से बनेगा, एक कार्बन से क्या हो जाएगा, डबल, ड्राई ईथर की प्रेजेंस है। अगर हम ड्राई ईथर नहीं लेते हैं, एक्वस ईथर लेते हैं, तो वहाँ एल्कोहल बन जाता है। याद रखना, वहाँ क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है, और हमको मिलेगा CH3 प्लस 2 मोल्स ऑफ NaCl। तो बच्चों ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, और भी एग्जाम्पल्स लिखे जा सकते हैं। तो वुड्स रिएक्शन से हम कार्बन की संख्या को डबल कर सकते हैं। अगर एक कार्बन का लेंगे तो 2 का बनेगा, 2 का लेंगे तो 4 का बनेगा, 3 का लेंगे तो 6 का बनेगा, 4 का लेंगे तो 8 का बनेगा। तो आप कार्बन की संख्या डबल कर सकते हो। और वुड्स रिएक्शन से हम प्रिफर भी करते हैं कि सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन करें। सिमेट्रिकल एल्केन का मतलब है जिन एल्केन्स में इवन नंबर ऑफ कार्बन हो, सम संख्या में कार्बन हो, हम उन एल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्केन्स का फॉर्मेशन करना चाहते हैं, या कहें तो दो टाइप के हेलो एल्केन लेना चाहते हैं, मान लो हमने एक हेलो एल्केन का नाम लिया RX, देखो हमने एक हेलो एल्केन कौन सा लिया, RX, और इसकी रिएक्शन करा दी एक नए हाइड्रोकार्बन से जिसको लिखा R-X, रिएक्शन हुई, तो आप बताओ यहाँ पर क्या बनेगा। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमको मिलेगा R, ये एल्केन मिलेगी, ऐसा हम सोचते हैं। बट इसके साथ साथ हमें R और R, ये एल्केन भी मिल जाएंगी, और इन एल्केन्स का जो सेपरेशन है, प्यूरिफिकेशन है, वो डिफरेंट होता है, डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इनके जो आपके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, इनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। और जब बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस नहीं होता है, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इस मेथड को जो अलग कर रहे थे, वो मेथड अब लग नहीं पाता है, और एल्केन्स का प्यूरिफिकेशन जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि हम अनसिमेट्रिकल एल्केन्स का फॉर्मेशन वुड्स रिएक्शन से करें, क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्केन बन तो जाएंगी, मगर उसके लिए हमें दो टाइप के हेलो एल्केन लेने पड़ेंगे, और दो टाइप के हेलो एल्केन से हमें एक एल्केन नहीं मिलेंगी, बल्कि 3 एल्केन मिलेंगी। ये यही से रिएक्शन कर दे, ये वाला खुद से रिएक्शन कर ले, और ये वाला इससे रिएक्शन कर ले, तो 3 टाइप की एल्केन्स आपको मिलेगी। और इसलिए वुड्स रिएक्शन का हम इस्तेमाल केवल इवन नंबर ऑफ कार्बन की एल्केन बनाने में, सिमेट्रिकल एल्केन बनाने में करते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्केन हम इस मेथड से नहीं बनाते हैं, इसका आप याद रखिएगा, ठीक है। अब वुड्स रिएक्शन के बाद अगर हम बात करें, वुड्स रिएक्शन के बाद हम अगर बात करें, तो एक मेथड और होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन, और एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं कोरी हाउस सिंथेसिस। तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन से भी एल्केन बनाई जा सकती है, और कोरी हाउस रिएक्शन से भी एल्केन बनाई सकती है। कोरी हाउस रिएक्शन 3 स्टेप प्रोसीजर है, हम आगे स्लाइड्स में ही समझाएंगे उसे, कि पहले हम लिथियम से रिएक्शन करते हैं तो एल्किल लिथियम बनता है, फिर हम क्यूप्रिक आयोडाइड के साथ क्यूप्रस आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं, तो हम लोगों को गिलमैन्स रिएजेंट्स मिलता है, और उस गिलमैन्स रिएजेंट की रिएक्शन फिर हम हेलो एल्केन से कराते हैं, तो हमें एल्केन्स की फॉर्मेशन होती है, जिसमें हम सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, इवन, ऑड कार्बन किसी भी तरह की एल्केन बना सकते हैं। बट याद रखिएगा, वुड्स रिएक्शन के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ईथर को ड्राई होना चाहिए, हेलो एल्केन को प्राइमरी सेकेंडरी होगा तो रिजल्ट आएगा टर्सरी। जो हेलो एल्केन होते हैं वो वुड्स रिएक्शन को कंफर्टेबली नहीं देते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट है कि इससे हम मीथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं,
और जब भी बनाते हैं तो हम इवन नंबर ऑफ कार्बन की एल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि कोरी हाउस में इस तरह की कोई दिक्कतें नहीं है, बस केवल मीथेन उसमें नहीं बना सकते हैं, बाकी और सारी चीज़ें इससे बनाई जा सकती हैं। तो आपने क्या देखा कि हेलो एल्केन से हम अगर एल्केन बनाना चाहते हैं तो हम पहले देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम लोगों को सेम नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की संख्या नहीं बदलनी है, और अगर हमें एल्केन बनानी है नॉर्मल रिडक्शन प्रोसीजर से, तो आप नॉर्मल रिडक्शन करिए, उससे आपको एल्किन मिल जाएगा। Zn प्लस एस सी एल, Zn प्लस एसिटिक एसिड, जिंक कॉपर कपल और एथिल एल्कोहल इस तरह के कैटलिस्ट कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, रेड फास्फोरस HI, तो आपका नॉर्मल रिडक्शन हो जाएगा हेलो एल्केन से, करस्पॉन्डिंग एल्केन्स बन जाएगा। मगर यदि आप कार्बन की संख्या बढ़ाना चाहते हो, डबल करना चाहते हो, इवन नंबर ऑफ कार्बन तक पहुंचना चाहते हो, तो वुड्स रिएक्शन चाहिए। और अगर आप इवन नहीं चाहते हो, आप ऑड नंबर ऑफ कार्बन को लाना चाहते हो, तो आपको कोरी हाउस सिंथेसिस रिएक्शन लगानी पड़ेगी। तो आपको इस तरह के एल्केन्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा। तो बच्चों, ये मैंने हल्का सा समझाने की कोशिश करी है, आपको समझ में आ गया होगा आपको। अब स्लाइड्स में देखिए, आपको चीज़ें और बेहतर और अच्छे तरीके से क्लियर होते हुए दिखेंगी। देखो लिखा है फ्रॉम एल्किल हैलाइड, लिखा है फ्रॉम एल्किल हैलाइड बाय रिडक्शन। ठीक है, देखो ये 2H जब भी लिखा रहता है तब हम इसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। तो नेसेंट हाइड्रोजन अगर इस हेलो एल्केन को मिलेगा तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब नेसेंट हाइड्रोजन देने वाले जो भी सब्सटेंसेस रहते हैं उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो कि कैटलिस्ट की तरह लिखे हुए हैं। एक्चुअली ये कैटलिस्ट नहीं है, ये आपस में ही रिएक्शन करते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन गिव अप करते हैं, तो इनको हम कैटलिस्ट ना लिख करके हमें रिड्यूसिंग एजेंट लिखना चाहिए। तो जिंक HCl, जिंक एसिटिक एसिड, जिंक कॉपर कपल, एथिल अल्कोहल, रेड फास्फोरस HI, एल्यूमिनियम मरकरी का मिक्सचर और इथेनॉल, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट हैं। और ये रिड्यूसिंग एजेंट जब हेलो एल्केन के साथ मिलाए जाते हैं तो ये हेलो एल्केन एल्केन में कन्वर्ट हो जाती है। ये हमारा एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाने का प्रोसीजर है। बच्चों, अब इसकी मैंने फिर बताया मैकेनिज़्म है, मैकेनिज़्म को नॉर्मली देख लो। मैं डिटेल के साथ मैकेनिज़्म को हर लेवल पर डिस्कस लिख के नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि टाइम प्रोसीजर जो टाइम है वो बड़ा सीमित है हमारे पास, उस टाइम के अनुसार ही हम लोगों को चलना होता है। ठीक है, जैसे जिंक है, तो जिंक मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन गिव अप करती है। ये इलेक्ट्रॉन इस हेलो एल्केन के साथ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन जुड़ करके क्या बनाएंगे, R माइनस, और ये जो R माइनस है ये HCl के साथ कंबाइन करेगा और फिर उसको RH में कन्वर्ट कर देगा, और Zn2 प्लस Cl माइनस से रिएक्शन करके ZnCl2 का फॉर्मेशन करेंगे। बच्चों ध्यान रखना, जो मैकेनिज़्म इंटरेस्टिंग होगी या जिस मैकेनिज़्म पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको खुद ही बताऊंगा, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। मगर अब हर रिएक्शंस की मैकेनिज़्म को डिटेल में लेके नहीं जा सकते। मैकेनिज़्म लिखी हुई है, आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो, खासकर वो बच्चे जो ऑलरेडी पास आउट है। जो बच्चे अभी फ्रेशली इंटर किए हैं 10th से 11th में और प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर उन बच्चों से मैं यही कहूँगा कि वो शुरुआत में जितना मैंने अभी इससे पहले पढ़ाया है उस स्लाइड्स तक रहे, मैकेनिज्म में अभी तुरंत इन्वॉल्व ना हो, थोड़ा वेट करें, मैकेनिज्म आपको धीरे धीरे आने लगेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एल्किल हैलाइड कैन ऑल्सो बी यूज टू एल्केन बाई हाइड्रोजन पैलेडियम निकल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड हाइड्रोजन निकल। मतलब इस कैटलिस्ट से भी आप उसको हेलो एल्केन को एल्केन में बदल सकते हो। ध्यान रखना, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन को हम लोग बदल सकते हैं एल्केन में, किससे, रिडक्शन करके। और रिडक्शन किससे करना है, हाइड्रोजन पैलेडियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और निकल हाइड्रोजन। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। बच्चों नेक्स्ट हमने आपको फिर बताया, नेक्स्ट है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन एल्किल हैलाइड से ही बनाने का मेथड है। देखो, हेलो एल्केन की रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम मेटल से कराते हैं। तो ये देखो NaX हट गया और आपको क्या मिला, R सिंगल बॉन्ड R, दैट मीन्स आपको क्या मिला, एल्केन। क्या मिला, एल्केन। ठीक है, लिखा है अ सॉल्यूशन ऑफ एल्किल हैलाइड इन ईथर ऑन हीटिंग विद सोडियम गिव्स एल्केन। 2 moles of alkyl halide treated with sodium in presence of dry ether. If ether is wet, लिखा है देखो, if ether is wet, अगर ईथर जो है नमी युक्त होगा, then we obtain alcohol। याद रखना, तब हमको क्या मिलता है, एल्कोहल।
इसलिए ईथर को कैसा लेना चाहिए, ड्राई ईथर लेना चाहिए। देखो ये क्लोरोमीथेन की रिएक्शन कराई है तो 2NaCl निकल गया और CH3 आपस में जुड़ गया, दैट मीन्स क्या मिल गया, इथेन। ये बच्चों याद रखना, ये SN2 रिएक्शन होती है। ये कौन सी रिएक्शन होती है, SN2 टाइप की रिएक्शन होती है। अब कहोगे सर ये SN2 क्या है, तो बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मैं हेलो एल्केन में डिटेल में डिस्कस करूंगा, तब आपको बता दूँ। अभी फिलहाल अगर आप याद रखना चाहते हो तो आपकी जो वुड्स रिएक्शन है वो SN2 रिएक्शन के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब देखो इसके कुछ लिमिटेशंस लिखे हुए हैं, वो लिमिटेशंस आप लोग खुद ही देख लो, आपको खुद ही आते हैं। पहली लिमिटेशंस क्या है, मीथेन कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। मीथेन को नहीं बना सकते हैं। द एल्केन प्रोड्यूस्ड इज हायर एंड सिमेट्रिकल। जो एल्केन हमको मिलती है उस एल्केन में कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है और सिमेट्रिकल होती है। दैट इज इट कंटेन्स डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन एल्केन हैलाइड टेकन। जितने कार्बन का हम एल्केन हैलाइड लेते हैं उससे डबल कार्बन की हमको क्या मिलती है, एल्केन मिलती है। लिखा है टू डिफरेंट एल्केन हैलाइड ऑन वुड्स रिएक्शन गिव ऑल पॉसिबल एल्केन्स। अगर हम दो तरह के हेलो एल्केन्स लेते हैं तो जितनी एल्केन बन सकती हैं, हमने आपको बताया था ना RX की रिएक्शन R-X के साथ कराई थी, तो आपको बताया था RX सोडियम से रिएक्शन कर सकता है, R-X सोडियम से रिएक्शन कर सकता है और R सोडियम से रिएक्शन कर सकता है। तो टोटल 3 टाइप ऑफ एल्केन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा अगर हम डिफरेंट टाइप की एल्केल हैलाइड लेते हैं। तो वही लिखा हुआ है टू डिफरेंट एल्केल हैलाइड्स ऑन वुड्स रिएक्शन गिव ऑल पॉसिबल एल्केन्स, ठीक है। लिखा है द सेपरेशन, उनका जो मिलती हैं जितनी टाइप की एल्केन उनका सेपरेशन, द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू इंडिविजुअल मेंबर्स इज नॉट इजी। इनका जो सेपरेशन है वो आसान नहीं होता, बिकॉज क्योंकि देयर बॉइलिंग पॉइंट आर नियर टू ईच अदर। इनके बॉइलिंग पॉइंट है वो एक दूसरे के पास होते हैं, एंड दस वुड्स रिएक्शन इज नॉट सूटेबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्केन्स। इसलिए वुड्स रिएक्शन इस तरह की एल्केन्स की सिंथेसिस के लिए सूटेबल नहीं होती है कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन। विषम संख्या वाली कार्बन वाली एल्केन्स के लिए वुड्स रिएक्शन सूटेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें कई तरह की एल्केन्स मिलती है और उन कई तरह की एल्केन्स को सेपरेट करना आसान नहीं होता है। क्यों आसान नहीं होता है, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं लिमिटेशंस में छोटी सी एक लिमिटेशंस और है। लिखा है दिस रिएक्शन जनरली फेल्स विद टर्सरी एल्केल हैलाइड। मैंने आपको बताया कि टर्सरी एल्केल हैलाइड है वो इस रिएक्शन को शो नहीं करते हैं या इस रिएक्शन में बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं। और वैसे भी आपको याद रखना चाहिए SN2 टाइप की रिएक्शन है और SN2 टाइप की रिएक्शन जनरली प्राइमरी एल्केल हैलाइड देते हैं। आप कहोगे सर ये SN2 एक बार बता दीजिए, SN2 के लिए वेट करो, हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल टर्सरी एल्केल हैलाइड जो हमारी वुड्स रिएक्शन है उसको आसानी से या सही तरीके से प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वुड्स रिएक्शन की मैकेनिज्म की। तो बच्चों वुड्स रिएक्शन की मैकेनिज्म तो लिखी हुई है, समझा भी दे रहे हैं, बट थोड़ा सा एक चीज़ इंटरेस्टिंग फैक्ट है वुड्स रिएक्शन के साथ। जब हम हेलो एल्केन की रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम से कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, एल्केन, ठीक है, मिलता है। मगर हम जब एल्केन को देखते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन लेते हैं, तो हम कभी कभी ये देखते हैं कि यार उसमें एल्केन तो है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बहुत उसमें एल्कीन भी आ गया, थोड़ा बहुत उसमें क्या आ गया, एल्कीन आ गया। तो हमारा फिर जो मैकेनिज्म का जो सेगमेंट है, उस मैकेनिज्म के सेगमेंट में हम दो तरह की मैकेनिज्म को लिखना पसंद करते हैं। एक मैकेनिज्म है जिसमें आयन बेस्ड मैकेनिज्म होती है, जिसको हम बोलते हैं आयोनिक मैकेनिज्म, ठीक है। और एक आयोनिक मैकेनिज्म के बाद एक दूसरी मैकेनिज्म भी इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और सॉरी, यहाँ तो फिलहाल आयोनिक मैकेनिज्म है। एक मैकेनिज्म और है जिसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में ले रखा है, जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बच्चों ये मैकेनिज्म थोड़ी इंटरेस्टिंग है और ये मैकेनिज्म आपकी थोड़ी सी अच्छी मैकेनिज्म है जो हमें सारी चीज़ों को क्लियरिफाई करती है। तो हम सबसे पहले आयनिक मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, देन उसके बाद फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करेंगे। आयनिक मैकेनिज्म में ये कहता है कि जो सोडियम है, जो कि मेटल है, जो इलेक्ट्रॉन को गिव अप करता है, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को गिव अप किया, सोडियम आयन बन गया, ठीक है।
ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हेलो एल्केन के साथ कंबाइन करते हैं, जुड़ जाते हैं, और हेलो एल्केन्स के साथ जुड़ करके क्या बनाते हैं, R माइनस एक्स माइनस। इस तरह से देखो जनरली समझना यहाँ पे, ये जो RX होता है, अगर हम इस RX को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, R प्लस बनेगा और X माइनस बनेगा। अब इस R प्लस से जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे जुड़ जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R माइनस में, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। ठीक है, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिए, उन इलेक्ट्रॉनों ने RX के साथ रिएक्शन करके R माइनस न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया। ये जो R माइनस न्यूक्लियोफाइल था, इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया किस पर, हेलो एल्केन पर। हेलो एल्केन पर अटैक किया और अटैक करके क्या बनाया, प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं एल्केन, और X अलग हो गया। SN2 टाइप की रिएक्शन है, एल्केन हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। ये Na प्लस एक्स माइनस कंबाइन करके क्या बना लिया, NaX अलग हो गया। अब एग्जाम्पल देखो, RX को हमने लिया C2H5i, एथिल आयोडाइड लिया, इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, सोडियम से, तो वही 2Na अलग हो गया और आपको क्या मिल गया, N ब्यूटेन। ये आयोनिक मैकेनिज्म है जो कि हमें बताती है कि वुड्स रिएक्शन से एल्केन कैसे बनती है, क्या बनती है, एल्केन कैसे बनती है। मगर जब हम क्या देखते हैं, हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वुड्स रिएक्शन हम लगाते हैं, ध्यान से समझना। जैसे हमने लगाया C2H5i, हमने कहा इसकी रिएक्शन कराओ सोडियम से, तो C2H5i के जो 2 मोल हैं, अपन लोगों को लगता है कि इसकी रिएक्शन होगी इस तरह से, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और हमको क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 एंड CH3 प्लस 2 मोल्स ऑफ NaI। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन, ये ब्यूटेन मिलेगा। मगर हम ये देखते हैं कि जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो ब्यूटेन मिलता है मेन प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है, मगर थोड़ा बहुत हमको क्या मिल जाता है, इथेन, थोड़ा बहुत क्या मिल जाता है, इथेन भी मिल जाता है, और इथेन तो छोड़ो, थोड़ा बहुत हमको मिल जाता है एथिलीन, क्या मिल जाता है, एथिलीन। मतलब जब हम वुड्स रिएक्शन का या वुड्स रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का जब हम एनालिसिस करते हैं तो वुड्स रिएक्शन में बनना चाहिए नॉर्मल ब्यूटेन, बनता भी है। मेजर प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में ज़्यादातर क्या बनता है, ब्यूटेन, बट थोड़ा बहुत एथिलीन भी बन जाता है और एथेन भी बन जाता है। और ऐसा एथिलीन का बनना और इथेन का बनना, ये आप आयोनिक मैकेनिज्म से नहीं समझा सकते। आयोनिक मैकेनिज्म केवल ये बताती है कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, उस इलेक्ट्रॉन ने एल्किल हैलाइड के साथ जुड़ाव किया और एक न्यूक्लियोफाइल डेवलप किया, उस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और अटैक करके एल्केन बनाया। एल्केन का बनना तो दिख रहा है, बट आपको जो एल्केन बनती हुई दिख रही है वो डबल कार्बन की है। तो इस आयोनिक मैकेनिज्म से आप डबल कार्बन की एल्केन का फॉर्मेशन तो प्रूव कर सकते हो कि कैसे बनता है, मगर आप एल्कीन का बनना और इथेन का बनना शो नहीं कर सकते हो, जो कि रिएक्शन मिक्सचर में थोड़ा बहुत पाया गया। उसके लिए हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कोई कठिन नहीं है, सिंपल सी रिएक्शन है, वही सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है, Na+ बनता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये इलेक्ट्रॉन, अभी 2 के 2 इलेक्ट्रॉन हम रिएक्शन करा दे रहे थे, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन करानी है, तो R- की जगह R क्या बनेगा, R फ्री रेडिकल बनेगा। ये R फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन की संख्या डबल हो जाएगी। अगर ये जो R फ्री रेडिकल है, अगर इसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया, डिस्प्रपोर्शन का मतलब है एक R फ्री रेडिकल रिड्यूस हो गया, एक R फ्री रेडिकल ऑक्सीडाइज हो गया, एक R फ्री रेडिकल मीन्स एल्किल फ्री रेडिकल से हाइड्रोजन जुड़ गया तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन निकल गया मतलब ऑक्सीडेशन। और जब एक ही पदार्थ का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। तो फ्री रेडिकल्स का डिस्प्रपोर्शनेशन और रिएक्शन होता है, और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा तो फ्री रेडिकल से नॉर्मल एल्केन भी बनती है और एल्कीन भी बनती है। इसको आप मैकेनिज्म को आप सीखो, मैं सिखाता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले जो हमारे पास सोडियम है, ये इलेक्ट्रॉन को गिव अप करता है। अब ये जो RX है, इसका बॉन्ड ब्रेक होता है,
और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस R के साथ कंबाइन करता है और हमको मिलता है एल्किल फ्री रेडिकल और X माइनस। अब इस R की जगह हमने समझने के लिए C2H5 ले रखा है, C2H5X, जिससे मैं समझा पाऊँ। इसकी रिएक्शन इलेक्ट्रॉन से होगी तो क्या मिलेगा, C2H5 को मैंने ऐसे लिख दिया फ्री रेडिकल प्लस X की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, Cl। क्या बन गया, Cl माइनस। ठीक है, अब देखो पॉसिबिलिटी नंबर 1, पहली पॉसिबिलिटी क्या है, ये जो एथिल फ्री रेडिकल है ये एक तो बना नहीं होगा, कई सारे एथिल फ्री रेडिकल बने होंगे। तो एथिल फ्री रेडिकल आपस में ही क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, आपस में ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और हमको क्या मिलेगा, कार्बन की संख्या क्या होगी, डबल। दैट इज हमको मेन प्रोडक्ट मिला नॉर्मल ब्यूटेन। ये हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि जो एथिल फ्री रेडिकल है जो हमारा एथिल फ्री रेडिकल है ये एथिल फ्री रेडिकल से रिएक्शन तो करता है मगर इसके साथ कंबाइन नहीं होता है। किस तरह से, आप ऐसे सोचो, आप इसको CH2 ले लो, इसको H ले लो, ये बॉन्ड होमोलिटिक क्लीवेज होगा इसका। तो ये जो H है इससे H फ्री रेडिकल जो बनेगा, देखो हमारा जो H फ्री रेडिकल हमारा जो बना, ये फ्री रेडिकल किसके साथ कंबाइन करता है और आपस में यहां पर क्या बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जब H जाकर इससे जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो बच्चों देखो यहां पर आपको क्या मिला, एथिलीन, और आपको क्या मिला, इथेन। तो दोनों कंपाउंड एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, एथिलीन और इथेन भी बनता हुआ दिखता है अगर हम वुड्स रिएक्शन को लगाते हैं। तो खैर जो बच्चे 11th में हैं या जल्दी फ्रेशली 10th पास किए हुए हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप वुड्स रिएक्शन को कैसे लर्न करोगे। आप लर्न करोगे कि जो हेलो एल्केन होते हैं उनकी रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम धातु से या सोडियम मेटल से जब हम कराते हैं तो हमें डबल कार्बन की एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है, और इस रिएक्शन का यूज़ सिमेट्रिकल इवन नंबर ऑफ कार्बन वाली एल्केन्स के फॉर्मेशन में किया जाता है। और अगर हम दो डिफरेंट टाइप के हेलो एल्केन्स लेते हैं तो वहाँ पर हमें मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलता है और 3 तरह के एल्केन्स हमें प्राप्त होते हैं। अगर हम 2 टाइप के हेलो एल्केन्स मिलाते हैं तो 3 टाइप के हमें एल्केन्स मिलते हैं, और चूंकि इन एल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट्स सेम होते हैं इसलिए इनको सेपरेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाली एल्केन्स का फॉर्मेशन वुड्स रिएक्शन से नहीं करते हैं। ये आपको याद रखना है कुछ एग्जांपल्स के साथ। थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे, खासकर वो बच्चे जो 12th पास आउट हैं, तो उनसे ये पूछा जाता है कि जो एल्केन है उसमें कार्बन की संख्या डबल होती है, वो मेन प्रोडक्ट मिलता है, मेजर प्रोडक्ट मिलता है, बट उसमें थोड़ा बहुत इथेन मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन भी मिलता है और इवन थोड़ा बहुत एल्कीन भी मिलता है। इसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि क्यों मिलता है, तो आप बोलोगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जब हम इसका प्रोसीजर लिखते हैं तब हम इस को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके पास मैकेनिज्म लिखने के दोनों बेस हैं, दोनों तरीके हैं। आप आयोनिक मैकेनिज्म लिख सकते हो जिसमें आप पहले स्टेप में सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाल करके दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर सकते हो और फिर उस न्यूक्लियोफाइल का SN2 रिएक्शन करा करके आप एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हो। बट इस मैकेनिज्म से आप डबल कार्बन की एल्केन कैसे बनती है ये जस्टिफाई कर रहे हो, आप केवल ये जस्टिफाई कर रहे हो कि टर्सरी एल्किल हैलाइड क्यों वुड्स रिएक्शन को शो नहीं कर रहा है। आप इन प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन जस्टिफाई नहीं करते हो, और अगर इनका जस्टिफिकेशन चाहिए तो फिर आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को लिखना पड़ेगा, तब जा करके आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। तो बच्चों हमें लगता है वुड्स रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अब वुड्स रिएक्शन के बाद हमारे पास कुछ वुड्स रिएक्शन में कुछ चीज़ें बच गई हैं तो उसको मैं और बता देता हूँ।
देखो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ये आपको पता चल गई होगी। वर्ड्स में शायद कुछ छूटा तो है नहीं है, नहीं ठीक है, ओके। वर्ड्स रिएक्शन हो गई, वर्ड्स की पूरी मैकेनिज्म हो गई। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, एल्किल हैलाइड से ही बनाने का एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं फ्रैंकलिन रिएजेंट, ठीक है, या फ्रैंकलिन रिएक्शन हम लोग इसको कहते हैं। देखो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब हम जिंक से कराते हैं तो हमको मिलता है डाई एल्किल जिंक, इसको बोलते हैं डाई एल्किल जिंक, जिसको कहते हैं फ्रैंकलिन रिएजेंट। ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, फ्रैंकलिन रिएजेंट। बच्चों यहाँ पर मैं आपको सिखा दूँ, एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड मिलता है, उसे बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल है RLI, इसको बोलते हैं एल्किल लिथियम, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। R2ZN जो कि यहाँ बन रहा है डाई एल्किल जिंक, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। R2CuLi, ये गिलमैन्स रिएजेंट है, आगे पढ़ाने वाले हम, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। RMgX जिसको आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हो, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। C2H5 का होल 4Pb जिसको हम बोलते हैं टेट्रा एथिल लेड, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। CH3COONA, देखो सोडियम है मगर ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि ये सोडियम कार्बन से अटैच नहीं है, ये किससे अटैच है, O से अटैच है। तो याद रखना है, किसी भी कंपाउंड को आप ऑर्गेनोमेटेलिक मत कहिएगा, जिसमें मेटल कार्बन के साथ बॉन्डेड हो वही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा, ठीक है। तो फ्रैंकलिन रिएक्शन में हम हेलो एल्केन की रिएक्शन जिंक से कराते हैं तो हमको मिलता है डाई एल्किल जिंक। और इस डाई एल्किल जिंक की रिएक्शन अगर हम एल्किल हैलाइड से करा दें तो एल्किल हैलाइड का R और डाई एल्किल का R आपस में जुड़ जाता है और आपको एल्केन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। तो फ्रैंकलिन रिएक्शन से भी आप एल्केन का फॉर्मेशन करते हो। एल्केन का फॉर्मेशन इस तरह से भी किया जा सकता है, आप सोडियम की जगह जिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लिखा है इफ़ जिंक इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ सोडियम द रिएक्शन इज नेम्ड एज फ्रैंकलिन रिएक्शन। तब हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन रिएक्शन कहते हैं। अगर हम सोडियम का यूज़ करेंगे तो हम उस रिएक्शन को बोलेंगे वुड्स रिएक्शन, और अगर जिंक का यूज़ करेंगे तो हम उस रिएक्शन को बोलेंगे फ्रैंकलिन रिएक्शन। अब बच्चों एक बढ़िया रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं कोरी हाउस सिंथेसिस। कोरी हाउस सिंथेसिस को अपन लोग यहाँ देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको देखेंगे। देखो कोरी हाउस सिंथेसिस में क्या होता है कि हमारे पास हेलो एल्केन है, इसकी रिएक्शन हम पहले लिथियम से कराते हैं तो हमको मिलता है RLI, आपको बताया हमने एल्किल लिथियम प्लस LiX। ये जो एल्किल लिथियम है जो हमको मिला, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं क्यूप्रस आयोडाइड से, इसकी रिएक्शन से हमको मिलता है R2CuLi, इसको बोलते हैं डाई एल्किल कॉपर लिथियम, डाई एल्किल कॉपर लिथियम जिसको हम बोलते हैं गिलमैन्स रिएजेंट, और इसमें साथ में बनता है LiI। और फिर ये जो R2CuLi है, इसकी रिएक्शन होती है किसी अदर एल्किल हैलाइड से, तो ये R और R आपस में कंबाइंड होकर के क्या बनाते हैं RR डैश, दैट मीन्स एल्केन बनता है। एक कंपाउंड बनता है RCu और साथ में बनता है LiX। इस तरह के ये बाई प्रोडक्ट्स हैं और मेन प्रोडक्ट हमारा ये है जिसको हम लोग कहते हैं एल्केन, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कोरी हाउस सिंथेसिस, कोरी हाउस रिएक्शन। और इस रिएक्शन का यूज़ हम इवन नंबर, ऑड नंबर, किसी भी तरह की एल्केन बनाने में कर सकते हैं। आप इसका एक एग्जांपल देखो, अगर हम R की जगह ले लें CH3Cl, इसकी रिएक्शन हमने पहले कराई किससे, लिथियम से, तो क्या मिला CH3Li प्लस LiCl। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, CH3Li की रिएक्शन किससे कराई, CuI से कराई, तो हमको क्या मिला CH3 का होल ट्वाइस CuLi मिला प्लस LiI अलग हुआ। और थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें, थर्ड स्टेप की बात करें तो CH3 का होल ट्वाइस CuLi की रिएक्शन हम कराते हैं किसी अदर
हेलो एल्केन से। बच्चों ध्यान रखना, किसी अदर हेलो एल्केन में हमने मान लो ले लिया CH3 CH2Br, ब्रोमोइथेन के साथ कराई, तो देखो बच्चों एक कार्बन यहाँ से आएगा और दो कार्बन यहाँ से आएंगे, तो टोटल कितने कार्बन की एल्केन मिलेगी? 3 कार्बन की, 1 2 3 कार्बन की एल्केन मिलेगी, जिसको अपन लोग बोलेंगे प्रोपेन। CH3Cu भी मिलेगा एक एक्स्ट्रा, और आपको मिलेगा LiBr। इस तरह का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो बच्चों इस रिएक्शन को बोलते हैं कोरीहाउस सिंथेसिस। इसमें अगर आप सेम यही मेथिल क्लोराइड एक बार और ले लेते तो डबल, मतलब एक कार्बन यहाँ से एक यहाँ से, तो 2 कार्बन की मिलती। तो 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, जितने भी चाहो उतनी एल्केन का फॉर्मेशन आप कर सकते हो। ये बेहतरीन मेथड है। इसमें दो दो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनते हैं, एक का नाम है एल्किल लिथियम और दूसरे का नाम है डाई मेथिल कॉपर लिथियम या डाई एल्किल कॉपर लिथियम, जिसको आप गिलमैन रिएजेंट कहते हैं। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इसमें बनते हुए दिखते हैं, और इस पूरी रिएक्शन को हम कोरीहाउस सिंथेसिस या कोरीहाउस रिएक्शन कहते हैं। इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका ये है कि RX की रिएक्शन अपन लोग किससे कराओ? नंबर 1 Li से, नंबर 2 CuI से, और नंबर 3 R-X से। तो एज ए रिजल्ट मिलेगा RR-, और इस रिएक्शन को अपन लोग बोलते हैं कोरीहाउस सिंथेसिस। मैंने बाई प्रोडक्ट नहीं लिखे हैं, मेन प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो कोरीहाउस सिंथेसिस भी एल्केन बनाने का एक मेथड है, आप एल्केन इससे बना सकते हो। तो बच्चों देखो कोरीहाउस सिंथेसिस को आप देख लो क्या लिखा है स्लाइड्स में। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन, दैट इज दोज टाइप ऑफ RR-, जिसमें अनसिमेट्रिकल एल्केन बनानी हो तो हम अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए इस रिएक्शन का यूज करते हैं, जिसका नाम है कोरीहाउस सिंथेसिस। अब इसमें करते क्या है उसको आप देखो। सबसे पहले RX की रिएक्शन Li से कराई, RLi बना। RLi की रिएक्शन CuX से कराई तो आपको R2CuLi मिला, जिसको गिलमैन्स रिएजेंट कहते हैं। अब इस गिलमैन्स रिएजेंट की रिएक्शन हम R-X से कराते हैं, जो कि प्राइमरी सेकेंडरी कोई भी हो सकता है, तो आपको RR- मीन्स एल्केन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। देखो लिखा है इन कोरीहाउस रिएक्शन अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल बोथ टाइप ऑफ एल्केन कैन बी फॉर्म। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल सभी तरह की एल्केन्स का फॉर्मेशन हम कोरीहाउस से कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों देखो कोरीहाउस के बाद हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो हम आपको सिखा देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे किया जाता है। ठीक है, लिखेंगे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाने के हमारे पास टोटल 3 मेथड हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाने के हमारे पास टोटल 3 मेथड हैं। बच्चों ध्यान रखना, 3 ऐसा नहीं है कि 3 ही मेथड है, 3 मेथड जनरली एल्केन में डिस्कस किए जाते हैं। हम तीनों मेथड्स को बताते हैं। देखो पहला मेथड है कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं रिड्यूसिंग एजेंट से, और उस रिड्यूसिंग एजेंट को लेते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि फिलहाल हमें लेना है रेड फास्फोरस और HI। जब हम रेड फास्फोरस और HI से रिडक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है एल्केन। इसमें कार्बन की संख्या ज्यों की त्यों रहती है, मतलब करस्पॉन्डिंग एल्केन आपको मिलता है, और इससे आपको बन जाता है एल्केन। तो आप याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे रेड फास्फोरस और HI से रिडक्शन कराएं तो हमको एल्केन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। ठीक है, इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो देखो CH3 COOH, ये हमारे पास एसिटिक एसिड है। इसका रिएक्शन करते हैं 6 मोल्स ऑफ H से। ये 6 मोल्स ऑफ H कहाँ से आते हैं? रेड फास्फोरस और HI की रिएक्शन से आते हैं। आपको क्या मिलता है?
इथेन और साथ में 2 मोल्स ऑफ H2O माइनस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इथेन। ठीक है, ये बच्चों इस तरह से रिएक्शन लिखी जाती है। कुछ लोग इस रिएक्शन को लिखने का तरीका थोड़ा सा बदलते हैं, एक दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। मैं दूसरे तरीके से भी लिख के आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं। देखो वो क्या करते हैं, CH3 COOH ये लेते हैं। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं वो 6HI से। चीज़ वही है, प्रेजेंस लेते हैं रेड फास्फोरस की, और इस रिएक्शन से बनता है CH3 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O प्लस 3 मोल्स ऑफ I2, ये बनता है। इस तरह से रिएक्शन लिखते हैं। अब इस तरह की रिएक्शन लिखने में क्या लगता है, जैसे रेड फास्फोरस केवल साइड से लिया गया है, जो मेन रिडक्शन करने का काम कौन कर रहा है, HI। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम HI से रिडक्शन करें, कार्बोक्सिलिक एसिड का HI से रिडक्शन करें तो हमको क्या मिलता है, इथेन। अब इसमें जो रेड फास्फोरस है, कोई पूछता है कि रेड फास्फोरस क्यों लिया, भाई HI से अकेला रिडक्शन हो सकता था ना। तो HI से रिडक्शन इसलिए हुआ क्योंकि ये जो I2 है ये इस इथेन को एथिल आयोडाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो जो आयोडीन है उसे कंज्यूम करने के लिए हमने रेड फास्फोरस मिला दिया। तो जो रेड फास्फोरस है वो आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा इस तरह से। रेड फास्फोरस जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा और आपको मिलेगा फास्फोरस ट्राई आयोडाइड, ये पदार्थ मिल जाएगा। तो ये जो आयोडीन है ये इस एल्केन को दोबारा से हेलो एल्केन में या आयोडो एल्केन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए हम रेड फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों ये एक तरीका है जिस तरीके से आपको रिएक्शन लिखी मिलती है कुछ किताबों में, इस तरीके से भी रिएक्शन लिखी मिलती है किताबों में। दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज़ है, मैंने दोनों को क्लियर कर दिया। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाने का एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एल्केन, जिसमें कार्बन की संख्या नहीं बदलनी होती है। वो एल्केन अगर हम बनाना चाहते हैं तो इस मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड अगर हम देखें, बनाने का, एल्केन बनाने का, अगर हम दूसरे मेथड की बात करें तो जो हमारे पास दूसरा मेथड होता है उस रिएक्शन को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। उस रिएक्शन को अपन लोग बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। रिएक्शन का नाम है डीकार्बोक्सिलेशन। अब देखो डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, हम लोग लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट और उसको सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं। बच्चों सोडा लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH का मिक्सचर, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट को अगर हम सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि एक कार्बन कम हो जाता है, इसलिए इस रिएक्शन को डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन का इस्तेमाल कार्बन चेन को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर देखो CH3 COONA, इसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट। इसकी रिएक्शन करते हैं किससे, सोडा लाइम से। तो आपको मिलेगा CH4 प्लस Na2CO3। तो इस तरह से हमने डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से भी एल्केन का फॉर्मेशन किया। अब अगर हम एक मेथड और देखें, डीकार्बोक्सिलेशन से एल्केन बन जाती है, खासकर इस एल्केन में कार्बन की जो संख्या है वो घट जाती है, कार्बन जो है वो एक कम हो जाता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन।
एक मेथड और होता है एल्केन्स को प्रिपेयर करने का, और उसको हम बोलते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा तीसरा मेथड है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, ये भी एक तीसरा मेथड है, और इस मेथड से भी हम एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे करते हैं? हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन। बच्चों मैं समझने के लिए पहले ये रिएक्शन लिख रहा हूँ, जिससे आपको रिएक्शंस को याद करने में आसानी रहे। एक्चुअली ये मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म आगे डिस्कस कर रहा हूँ, आपको और ज़्यादा क्लियरिफाई होगा। ये कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा, ये मैकेनिज्म नहीं है, ये याद करने भर का तरीका है। H प्लस OH माइनस, जिसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एट कैथोड प्रोसेस होगी रिडक्शन, और रिडक्शन प्रोसेस से क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस, और एट एनोड क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो कन्वर्ट हो जाएंगे एल्केन में, CO2 गैस में निकलेगी और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। तो हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो एट कैथोड हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होती है, और एट एनोड हमें एल्केन मिलती है और साथ में CO2 गैस रिलीज होती है। इस तरह से एल्केन का फॉर्मेशन हमें एनोड पर होता हुआ दिखता है, और इस तरह से हम कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से भी एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो बच्चों 3 तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बना सकते हैं। नॉर्मल रिडक्शन मेथड से, जिसमें हम रेड फास्फोरस HI का यूज़ करते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन मेथड से, जिसमें हम कार्बन की एक संख्या को घटा देते हैं, इसके लिए हम सोडा लाइम के साथ इसको गर्म करते हैं। और जो थर्ड मेथड होता है वो होता है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। तो इस तरह से हम फॉर्मेशन करते हैं। देखते हैं इसको कैसे लिखा हुआ है, देखो जल्दी जल्दी देखना। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है बाई डीकार्बोक्सिलेशन, लिखा है सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट्स ऑफ सोडियम और पोटेशियम ऑन ड्राई डिस्टिलेशन विद सोडा लाइम गिव एल्केन्स। ये देखो सोडियम फॉर्मेट है, सोडा लाइम के साथ गर्म किया, हाइड्रोजन गैस बना, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन था वो भी निकल गया। यहाँ सोडियम एस्टेट है, इसको सोडा लाइम के साथ हीट किया, हमको मीथेन मिला, एक कार्बन घट गया। लिखा है द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ये COO गायब हो रहा है, हट रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। लिखा है रिप्लेसमेंट ऑफ COOH बाई हाइड्रोजन इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। उसी को आप ऐसे कह सकते हो कि COOH में से CO2 हट रहा है, H लग रहा है, तो H का रिप्लेस होना, COOH ग्रुप के हट के H को लगा देना, इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। चीज़ वही है, बोलने का तरीका अलग है। आगे लिखा है द एल्केन फॉर्म ऑलवेज कंटेन्स 1 कार्बन एटम लेस देन द ओरिजिनल एसिड। इसमें जो एल्केन मिलती है उसमें एक कार्बन जो है वो कम होता है। द एल्केन फॉर्म्ड ऑलवेज कंटेन 1 कार्बन एटम लेस देन द ओरिजिनल एसिड। इसमें एक कार्बन क्या होता है? कम होता है डीकार्बोक्सिलेशन में। देखो लिखा है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, लिखा है बाई कोलबेज प्रोसेस। देखो लिखा है एल्केन्स आर फॉर्म ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ concentrated aqueous solution of sodium and potassium salt of saturated monocarboxylic acid। ये इसका अभी मैंने मेथड लिख के बताया। तो एनोड पर क्या मिलता है? एल्केन और CO2, और कैथोड पर क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस मिलती है और साथ में NaOH मिलता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस कराते जाएंगे NaOH बढ़ता जाएगा। NaOH बढ़ने का मतलब है pH का वैल्यू जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो आपसे पूछा जाता है कि अगर कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड को काफ़ी लंबे टाइम तक अगर हम कंटिन्यू कराएं तो जो सोल्यूशन है उसकी pH पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो याद रखना NaOH की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और NaOH की वैल्यू बढ़ने का मतलब है सोल्यूशन कंसनट्रेटेड होता जाएगा, दैट मीन्स pH की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, लिखा है देखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम प्रोपेनोएट सोल्यूशन
गिव्स नॉर्मल ब्यूटेन, एथिलीन, इथेन एंड इथाइल प्रोपियोनेट एज फॉर्मेट। ठीक है, तो इथेन से ब्यूटेन तो बनता है, साथ ही साथ इसमें कुछ और प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। इस और प्रोडक्ट्स का बनना देखो, ये सोडियम प्रोपेनोएट है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करें तो हमको ब्यूटेन मिलना चाहिए। ब्यूटेन मिलता भी है, बट ब्यूटेन के साथ में आपको एथिलीन भी मिल जाता है, इथेन भी मिल जाता है, इथाइल प्रोपियोनेट भी मिल जाता है। तो ये चीज़ें भी मिल जाती हैं, और इन चीज़ों का मिलना हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, उसके लिए इसकी फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म को हम जब देखते हैं तब हमें क्लियरिफाई होता है कि ये कैसे ब्यूटेन के साथ एथिलीन, इथेन और एथिल प्रोपियोनेट मिलता है कैसे। उसके लिए देखो मैकेनिज़्म आपके में लिखी हुई है। ये सोडियम प्रोपियोनेट है, ये आयनिक होता है पहले, फिर एनोड पर ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन से मिलता है और ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। ये फ्री रेडिकल जो है वो टूटता है, टूटने से CO2 गैस अलग होती है, एक नया फ्री रेडिकल बनता है जिसको बोलते हैं एथिल फ्री रेडिकल। अब एथिल फ्री रेडिकल जो आपका बना वो रिएक्शन करने के तरीके से कई सारे प्रोडक्ट बनाता है। नंबर एक, जो एथिल फ्री रेडिकल बना वो एथिल से ही रिएक्शन करे तो ब्यूटेन बन जाएगा, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है। इस एथिल फ्री रेडिकल से एथिल फ्री रेडिकल अगर मिले और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो, मतलब H दे और ये H ले, तो यहाँ से बनेगा इथेन और यहाँ से बनेगा एथिलीन। और अगर जो कार्बोक्सिलेट वाला फ्री रेडिकल था वो अगर एथिल फ्री रेडिकल से रिएक्शन कर ले तो क्या बना लेगा, एस्टर्स। तो आप क्या देखोगे कि इसमें कई तरह के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है एनोड पर। एनोड पर इथेन तो जो ब्यूटेन है वो तो बनती है, ब्यूटेन के साथ साथ एथिलीन, इथेन और एथिल प्रोपियोनेट ये सब प्रोडक्ट के तौर पर थोड़ा बहुत बनते हैं। और कैथोड पर वही, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद सोडियम मेटल बनाता है और सोडियम मेटल H2O के साथ रिएक्शन करके NaOH और हाइड्रोजन गैस गिव अप करता है। तो कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है और एनोड पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिसको आप देख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस तरह से आपकी कोलबे की इलेक्ट्रोलिसिस मेथड आपकी क्लियर हो गई। देखो कोलबे के कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट्स है मीथेन कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, मीथेन को हम इस मेथड से नहीं बना सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एसिड सॉल्ट्स गिव अनसिमेट्रिकल एल्केन, हाउएवर इन केस ऑफ मैक्सिमम कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट्स ऑल पॉसिबल एल्केन्स आर फॉर्म्ड। अगर हम दो टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड के पोटेशियम सॉल्ट्स लेते हैं तो जितने टाइप की एल्केन हो सकती है वो बनेगी। जैसे R डैश से कंबाइन करेगा तो एक एल्केन, R डैश से कंबाइन करेगा तो दूसरी एल्केन, और ये R इस R से कंबाइन करेगा तो तीसरी एल्केन। मतलब अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड दो तरह के ले लें, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पोटेशियम सॉल्ट का जो सोल्यूशन है वो दो तरह के एसिड्स का सोल्यूशन ले लें, तो हम लोगों को तीन तरह की एल्केन्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। ठीक है, लिखा है प्रेजेंस ऑफ एल्किल ग्रुप इन अल्फा पोजीशन डिक्रीज द यील्ड ऑफ एल्केन। मतलब अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसकी रिएक्शन अच्छी खासी हो रही है, मगर सपोज दैट यहाँ पर हमने एक ग्रुप लगा दिया मैथिल, तो इससे प्रोडक्शन में थोड़ा सा क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। तो जितना बल्कि ग्रुप होता जाता है प्रोडक्शन थोड़ा सा कम होता जाता है। आगे लिखा है ट्रू एरोमेटिक एसिड डू नॉट अंडरगो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। जो एरोमेटिक होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड वो कोलबेज रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। आगे लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हैज़ बीन सजेस्टेड फॉर द कोलबेज रिएक्शन। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म सजेस्ट करी गई कोलबे के लिए, मैंने अभी हल बताई है। लिखा है एट एनोड एल्केन एंड CO2 गैस आर फॉर्म वाइल कैथोड NaOH एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म। नेक्स्ट लिखा है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड विथ टाइम्स ऑफ pH ऑफ सॉल्यूशन इज ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा NaOH बनता जाएगा, सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा, इसलिए pH जो है वो सॉल्यूशन की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है जब हम कोलबेज मेथड कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों ये कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाने का मेथड था। एक मेथड और है रेड फास्फोरस HI से, वो भी मैंने बता दिया है। अब वो मेथड यहाँ पर कुछ और एल्डिहाइड कीटोन के साथ दिया हुआ है,
अब इसके आगे बनाने का जो नेक्स्ट मेथड है उसको हम अगली क्लास में इसको कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, इतना आप पढ़ के देखना। मैंने जल्दी जल्दी काफ़ी सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी हैं, मैं निर्धारित समय सीमा में इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ। आप एल्केन्स पढ़िए, कोई डाउट्स हो तो ज़रूर पूछिए। डू माई बेस्ट कि आपके डाउट्स को दूर करूँ, और खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच।